हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, वीडियो का जो चैप्टर हमारा है उसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। चैप्टर 1 है। इसका आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आज हम पूरा करेंगे। तो पूरा 1 से 35 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, पहला प्रश्न, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो इसका एकदम सीधा आंसर हो जाएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस, इंग्लिश भाषा में कहे तो क्या है कि कोई कोई शब्द जो ऐसा होता है जिसे हम इंग्लिश में कहें तो ज़्यादा समझ में आता है ना। लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश कितना बड़ा चीज़ है, बकवास चीज़ है, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई कोई ऐसे शब्द है ना हिंदी के जिसे इंग्लिश में जानते हैं तो वो थोड़ा आसान लगता है, कुछ ऐसा ही होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अगर अपनी भाषा में कहें तो जो सांस लेना होता है, खाना पीना होता है, ये सब जीवों का अनुरक्षण होता है। अब जैसे गाड़ी में होता है मोबिल पलटी कराना, ठीक है, कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गए तो उसको बदली कराना, तो वो मशीनरी चीज़ है तो उसमें बदला दिया जाता है। और हमारे अंदर जो होता है वो किया जाता है, होता है। हम तो अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते ना, चाहे तो खाना 5 मिनट में तो नहीं पचा सकते, नहीं हो सकता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दिया है कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो इसको जान लेते हैं क्यों नहीं पूरी होती है। कोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है। जटिल का अर्थ होता है मतलब मजबूत होती है। ठीक है, तथा बहुकोशिकीय जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रह पाती है, इसलिए विसरण द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दिया है जीवों में ऑक्सीजन की प्रमुख 2 विधियाँ कौन कौन सी है। तो एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और परपोषण को बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इंग्लिश भी जान लेना बेटर ही रहता है। ठीक है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो स्वपोषण मतलब खुद से पोषी करने वाला। अब जैसे पौधा होता है खुद से ही सूर्य से एनर्जी लेके अपना पत्तियों द्वारा भोजन बनाता है ना, उसी प्रकार से। आगे चलते हैं। 5 नंबर, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो ये होता है परपोषण, मतलब इसका इंग्लिश होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आगे चलते हैं। 3 प्रकार के पोषण की विधियों के नाम लिखा है। तो ये 3 प्रकार के जो पोषण हैं उनके नाम हमें लिखना है। तो देखिए, पहला होता है मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, प्राणिसम परपोषण। ठीक है, ये 3 प्रकार के मुख्य पोषण कहलाते हैं परपोषण में। ठीक है, आगे चलते हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये तो हमें लिख लेते हैं। तो इसमें हमें जैसे डिफिनेशन के सहायता से नहीं लिखना है, इसे हमें लिखना है समीकरण के सहायता से। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 6CO2 + 12H2O इधर जाएगा तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है ना, 6 2H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक फेयर ही है, आप भी फेयर के लिए ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। 8 नंबर बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादन के रूप में क्या बनता है। ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोफिल में ही क्यों होती है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किन किन पदार्थों की आवश्यकता से होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है।
कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, H2O, क्लोरोफिल या और सूर्य प्रकाश। ठीक। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? वातावरण से प्राप्त करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये वातावरण से ही प्राप्त करते हैं ना। ये तो आसान सवाल था ये बार। आगे चलते हैं। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण। ठीक। आगे, पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्राणिसम पोषण जंतु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों से बटा है? तो ये भी बहुत आसान सवाल है। ठीक है, आपसे ये भी अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 8 मीटर, सॉरी 8 से 10 मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा, ये जो सवाल पूछ रहा है मुख गुहा, इसका ये जो सवाल इसका आंसर हो जाएगा मुख गुहा अमाशय। मुख गुहा का मतलब मुंह से होते हुए, ठीक है। अमाशय छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार इत्यादि, ये सब रास्ते से होते हुए मतलब चलती है। आप एनिमेशन की वीडियो देखते होंगे तो आपका जो मानव शरीर की संरचना है उसमें आपको लगता होगा जो लीवर की तरह संरचना बनी होगी वो भी आहार नाल में ही आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे 15 नंबर। ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। इसका आंसर होता है निगल द्वार, दूसरा कंठ द्वार। ठीक। आगे, मनुष्य के पाचन आहार नल के किस भाग से शुरू होता है? तो ये मुख गुहिका से होता है शुरुआत। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, इसका जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप के पत्तियों में या हरित लवक में। पादप के पत्तियों, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, पादप के पत्तियों कहाँ पाया जाता है यार? सबसे आसान बात है, पत्तियों तो पेड़ पौधे में ही न पाया जाएगा कि बंदर में और कुत्ते में पाया जाएगा? सोचने वाली बात है। तो ये तो आपको मतलब पहले सोच लेना चाहिए था, फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होता है, अधिकतर बच्चों को नहीं पता पादप का मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल का मतलब भी क्या होता है। उन्हें अभी जाके पता चलेगा। क्लोरोफिल उसे कहते हैं जिसे पत्ती में किसके कारण वो हरा होता है। ठीक है, ये ऑप्शन में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पत्तियां, पेड़ पौधे की पत्तियां किस कारण से हरा प्रतीत होती है, तो वो क्लोरोफिल के कारण हरा प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन देते हैं 19 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? ग्लूकोज निर्माण करते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? इसको कहता है अपघटक कहा जाता है। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से प्रश्न लगते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है मृत जीवी को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको एक अपघटक चुना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपना माइंड लगाना होगा भाई, याद रहेगा तभी तो लगा सकते हो। जिस जीव के शरीर में से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पोषी कहलाते हैं, यानी कि होस्ट। इंग्लिश में बोलते हैं तो होस्ट कहते हैं। ठीक है, जिस जीवी के शरीर से परजीवी अपना भोजन, मतलब जिससे कोई जीव मर गया और उसके शरीर से कोई जीव, दूसरा जीव अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे परजीवी बोलेंगे ना। आगे चलते हैं। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? ये मृत जीव पोषण इसमें पाया जाता है। पत्तियों का कौन सा अंग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार होता है? पत्तियों में मौजूद रंध्र, इंग्लिश में बोलते हैं तो एस्टोमाटा। अब देखिए इसका भी मैं अगर बता दूं अपने ख्याल से, तो रंध्र का आपको पूरा ही पता होगा। एस्टोमाटा बोलूं तो मैं आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है,
वैसे इंग्लिश कोई कोई ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसको अगर सुनने से उसका 75% अर्थ पता चल जाता है। पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? प्राणिसम पोषी कहा जाता है। ठीक है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? रसधानी में। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको याद रहेगा तो आप ही रसधानी में टिक लगाइएगा, नहीं पता लगाइएगा तो आप किसी में भी टिक लगा दीजिएगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से अमीबा का भोजन कहाँ पचता है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपका अपना आंसर खोजना पड़ेगा। तो याद रहेगा तभी तो भाई करोगे, इसलिए याद करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पे। दिया है मनुष्य में पाचन के विशेष अंग को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आहार नल, जो मैंने बताया। मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं स्वाद कलियाँ, टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का मतलब स्वाद होता है ना, वही वाला। अब देखिए, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? ग्रसनली से होते हुए अमाशय में। ग्रसनली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहा जाता है? क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को जो सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, जो अब ये जो बोल रहा है भोजन में मौजूद, ये नहीं, ग्रसनली की दीवार, तो ये तो भाई गोल संरचना होगी ना। अब ये फैलेगी, मतलब इसका आकार बड़ा होगा, ये सिकुड़ेगी तो आकार छोटा होगा, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचन बोलते हैं। आगे देखते हैं अपना प्रश्न। भोजन में मौजूद प्रोटोन के पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय पेप्सिन। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है? आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहा जाता है। देखिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। 31 नंबर का बोल रहा है कि सबसे आहार नाल की सबसे लंबे का उल्टा कर दीजिए, छोटी आंत। ठीक है, लेकिन ये भी यहाँ ध्यान में रखना है, आहार नाल के हिसाब से पूछा है, आहार नाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इंग्लिश में बोले, अब देखिए यकृत भी आपको नहीं समझ में आया होगा, और यहाँ मैं अगर बोलूँ लीवर, तो ये देखिए आपको ये भी समझ में आएगा कि लीवर भाई किसको बोलते हैं। तो वही जो शरीर में ऐसे घूम घूम के जो संरचना बनी रहती है, उसी को लीवर कहा जाता है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं लीवर, और इमेज में जाके देखिए तो लीवर के 75 तरीके के फोटो उसमें दिए होंगे, आप उसमें जाके समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पूर्ण का मतलब पूरा, खत्म होती है, तो वो छोटी आंत में होती है। ठीक है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिक्कम। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 35